जय हिंद बच्चों। हम एक चैप्टर स्टार्ट किए थे क्लास 10th की जैव प्रक्रम। उनमें से हम भोजन की पाचन के बारे में बताए थे कुछ कुछ जो भोजन हम लोग चबा रहे थे वो दांत से चबा रहे थे। और दांत के बारे में बताए थे कि दांत 3-4 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो इंसिजियर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजियर को हिंदी में कृतक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक। दांत के बारे में पूरा बता दिए थे हम। आंख की दांत किसे कहते हैं, नाक की दांत किसे कहते हैं, गाल की दांत किसे कहते हैं, बुद्धि का दांत किसे कहते हैं। अब दांत का जो सबसे कठोर भाग है इनामेल कहलाता है। उसका अंदर वाला जो गुद्दा टाइप से रहता है उसका नाम डेंटाइन है। इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अब हमारे दांतों में जो खोंडर हो जाती है वो फ्लोरीन गैस की अधिकता से हो जाती है। दांत का सूत्र बताए थे। दूध की दांत की संख्या कितना होता है? मानव के जीवन काल में कितने दूध आते, मानव के जीवन काल में कितने फूल दांत आते हैं? 52 फूल दांत आते हैं। कौन कौन से दांत होते हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं? एक बार जन्म लेने वाली दूध का दांत का नाम मोनोफिडेंट, और जो 2 बार जन्म लेता है उसे डाइफिडेंट कहलाता है। अब भोजन को थूर थार पूरा मतलब कूच काच का काम करने का काम दांत कर दिया। अब क्या होता है यहाँ आगे से देखेंगे। अब जैसे हमारा दांत भोजन को कूच काच किया, भोजन को कूच काच करने के बाद हमारे चारों तरफ से लार आने लगते हैं। उस भोजन में लार आने लगते हैं। लार जो होती है ना बच्चों, एक ग्रंथि से आती है। ग्रंथि किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में ग्रंथि वह एक ऐसा शरीर का अंग का पार्ट है जो डायरेक्ट पाचन में, हमारे पाचन में भाग नहीं लेगा, लेकिन उस ग्रंथि से कुछ ना कुछ रस टाइप से निकलेगा और वही रस भोजन के साथ मिलेगा, मतलब लड़भड़िया जाएगा। भोजन के साथ लड़भड़िया जाता है। क्या चीज लड़भड़ियाता है? तो ग्रंथि से एक रस निकलती है। अब हम लोगों को मुंह में जो ना बच्चों 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। कितने जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। इनमें हम पाचन तंत्र का चित्र बनाए हैं। इस पाचन तंत्र का चित्र में अब आपको नामकरण करना है। नामकरण करेंगे तो सबसे पहले ये वाला नली का नाम क्या है बच्चों? तो ग्रास नली नाम है, ग्रास नली। ग्रास नली के जस्ट नीचे में इसका नाम अमाशय है। अमाशय, अमाशय के जस्ट नीचे अग्नाशय है। अग्नाशय के नीचे जो लड़भड़ियाल टाइप से रहता है उसका नाम छोटी आंत है। छोटी आंत है जिसे क्षुद्रांत कहते हैं। उसके बाद बड़ा वाला का नाम बड़ी आंत यानी कि बृहदंत्र। बृहदंत्र, और नीचे में जो है उसका नाम है गुद्दा। और ये जो नीचे से गोल टाइप से है इसका नाम है पित्ताशय। और ये जो है इसका नाम है आकृत। आकृत को इंग्लिश में लिवर और उर्दू में जिगर। अब ये इसका नाम हुआ। अब हमारे मुंह से भोजन, दांत का काम तो कूच काच करना। अब उस भोजन को जैसे हमारा मुंह दांत को कूच काच करेगा हमारे मुंह में लार निकलने लगेगी। तो लार जो निकलती है ना बच्चों, ग्रंथि से निकलती है। तो कहाँ देखेंगे हम? मुख में। इसका नाम क्या था? मुख गुहा। मुख गुहा। तो आज हम लोग देखेंगे मुख गुहा। मुख गुहा बच्चों, मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है हमारे मुख गुहा में। एक 3 ठो ये पट्टी लार ग्रंथि और 3 ठो ये पट्टी लार ग्रंथि। तो कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है बच्चों? 3 जोड़ी पाई जाती है। कौन कौन से ग्रंथि होती है? तो पहला ग्रंथि का नाम है पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा ग्रंथि का नाम है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर ग्रंथि। और तीसरा का नाम है सबमेंडुअल। सबमेंडुअल। अब ये तीनों ग्रंथि हैं, पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडुबुलर ग्रंथि और सबमेंडुअल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि है ना बच्चों, हमारे मुख में ये पट्टी 3 पाए जाते हैं और 3 ये पट्टी, मतलब 3 और 3 6।
और 6 का मतलब कितना जोड़ी, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा ये पट्टी और 3 जोड़ा ये पट्टी, 6 गो लार ग्रंथि, मतलब 3 जोड़ा। कौन कौन, पैरोटिड ग्रंथि, सबमंडुबुलर ग्रंथि और सबमिंडुअल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि को एक, तीनों ग्रंथि में सबसे जो ज्यादा मात्रा में जो सबसे बड़ा ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। तीनों में सबसे बड़ा ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि। बच्चों, तीनों ग्रंथि को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। क्यों स्पेशल नाम दिया गया है, क्योंकि तीनों ग्रंथि से कुछ ना कुछ फुचुर फुचुर लार निकलता है, लार ग्रंथि। अब यही लार ग्रंथि से बच्चों, यही लार ग्रंथि से हमारे मुख में, यही लार ग्रंथि से रस निकलता है, और वही रस जो होती है हमारे भोजन में मिल जाता है ना, लार निकलता है, लार। कब लार निकला, जब भोजन को चबाएं तब। हाँ, ये बात ध्यान देना, जब भोजन को चबाएंगे, दांत ऊपर नीचे होगा तबे लार निकलेगा, अन्यथा लार नहीं निकलेगा, अन्यथा लार नहीं निकलेगा। अब किसी का ज्यादा मात्रा में हो जाता है लार तो कभी कभी निकल भी जाता है। लार ग्रंथि से बच्चों रस निकलती है। लार ग्रंथि मतलब क्या गो ग्रंथि, 3 ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबमिंडुअल ग्रंथि। अब तीनों ग्रंथि को मिला देंगे तो एक बड़ा ग्रंथि बन जाएगा जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। और यही लार ग्रंथि से बच्चों रस निकलती है, रस। लार ग्रंथि से निकलती है क्या चीज, रस, और यही रस को बोलते हैं लाला रस। कितना इजी है जरा देखो तो, लार ग्रंथि से निकलने वाला रस का नाम लाला रस, लार ग्रंथि से निकलने वाला रस का नाम लाला रस। और यही लाला रस में 4 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है, 4 प्रकार का एंजाइम पाई जाती है। एंजाइम क्या होता है बच्चों, तो एंजाइम हमारे शरीर की ग्रंथि से निकलती है, और एंजाइम का काम है कि जब हमारे शरीर में कोई काम धीरे से धीरे हो रहा है तो वह काम को फास्ट कर देगा, एकदम तेज से कर देगा, तेज होने लगेगा। अब लाला रस से 4 प्रकार के एंजाइम निकलती है। पहला एंजाइम का नाम है टाइलिन, पहला एंजाइम का नाम टाइलिन, दूसरा का नाम डायस्टेज, डायस्टेज, और तीसरा का नाम म्यूलिन, म्यूलिन बोलो, म्यूलिन। और जो चौथा है इसका नाम है बच्चों लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। एंजाइम ये समझो कैसे होता है, एक शरबत है तो शरबत पहले जिस लोटा में रखेंगे तो वह लोटा कहलाया लार ग्रंथि, उस लोटा में रखें शरबत तो शरबत कहलाया लाला रस। अब शरबत हम 3-4 चीज का मिक्स करके बनाए, एक बनाए गुड़ डाल दिए, फिर खुद उसमें चीनी भी डाल दिए, फिर उसमें नींबू डाले, नमक डाले, तो क्या शरबत एक रस है तो क्या सबका गुण ना उसमें रहेगा, यस सर, सबका गुण रहेगा उसमें। किसका किसका गुण रहेगा, गुड़ का भी कुछ ना कुछ गुण रहेगा, चीनी का भी रहेगा, नींबू का भी रहेगा, और नमक का भी गुण रहेगा। उसी तरह से लार ग्रंथि एक समझो लोटा है, लोटा, और उसी लोटा में हम शरबत रखें जिसे लाला रस कहते हैं। और शरबत में कई प्रकार के गुण हैं, चीनी का गुण है, नींबू का गुण है, गुड़ का गुण है और नमक का गुण है, तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। उसी प्रकार से इस शरबत, लाला रस शरबत मतलब लाला रस में 4 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। अब सारा एंजाइम का कुछ ना कुछ काम है, सब एंजाइम का आज हम काम देखेंगे क्या क्या काम है। सो बच्चों, सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है लाला रस में जो एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जैक से पूछता है कि बताइए मानव के मुख में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम टाइलिन, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम टाइलिन। टाइलिन कहाँ है, टाइलिन कहाँ पाया जाता है, लाला रस में पाया जाता है। लाला रस किस में, लार ग्रंथि में सर, लार ग्रंथि में ये सारे एंजाइम पाया जाता है। सबका काम आप जरा देखेंगे। टाइलिन का काम है बच्चों, हम जब कोई ऐसे भोजन को करते हैं जिस भोजन के ऊपर छिलका होता है, चोकर, जैसे हम लोग गेहूं को आटा पिसवाते हैं, मतलब गेहूं से आटा पिसवाते हैं ना, अब वही आटा जो पिसा हुआ रहता है
उसमें गेहूं का कुछ ऊपर वाला जो बौकला होता है, बौकला जिसे छिलका कहते हैं, वह छिलका उस आटा में चला जाता है और उसके ऊपर फिर रोटी पकाते हैं हम लोग। तो क्या उस रोटी में आटा का छिलका गया कि नहीं गया? यस सर। तो आप खुद सोचिए कि कौन कौन से ऐसे भोजन हम करते हैं जिसमें छिलका, जिसमें मतलब छिलका कहने का मतलब हुआ कि उसका ऊपर का चोकर, चोकर। तो चोकर जब हमारे मुख में चला जाएगा तो चोकर के पाचन करेगा कौन? टाइलिन, चोकर। और चोकर को ही बोलते हैं मंड, स्टार्च। चोकर का पाचन कौन करेगा हमारे मुख में? कौन सी एंजाइम? टाइलिन। कौन सा एंजाइम करेगा? टाइलिन। अच्छा, डायस्टेज क्या करेगा सर? तो डायस्टेज का भी यही काम है। टाइलिन और डायस्टेज दोनों मिलके एक ही काम करेगा। किस, क्या काम करेगा? चोकर को पचाएगा। मैं आटा रे, चोकर, आटा। अब आटा को जब ऊपर से छलनी से निकाल देंगे, गेहूं को जब हम मशीन में जाकर पिसवाएंगे तो आटा बनेगा। और आटा मतलब उसमें 20% चोकर रहता है आटा में। अब पूरा अच्छा तरीके से हम आटा को चोकर हटा देंगे 20%, तो वह मैदा कहलाएगा, मैदा। और हमारे शरीर में चोकर जब नहीं जाएगा तो वह भोजन जल्दी पचता नहीं। आप ही देखिए, आप ज्यादा रोटी खा पाइएगा आटा वाला कि ज्यादा रोटी खा पाइएगा मैदा वाला? रोटी खा पाइएगा चोकर वाला सर, आटा वाला। क्यों? क्योंकि आटा में चोकर है और हमारे भोजन चोकर को बोलता है, हाँ हाँ बचाओ, चोकर को एकदम मिल जाता है। तो चोकर हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है यार, जल्दी भी पचता है। तो कौन हमारे मुख में कौन सी ऐसी एंजाइम है जो चोकर को पचाता है? टाइलिन और डायस्टेज। कौन से ऐसे एंजाइम है बच्चों? टाइलिन और डायस्टेज। उसके बाद लाइसोजाइम का क्या काम है सर? लाइसोजाइम का भी बहुत बड़ा रोल है। लाइसोजाइम का काम है, भगवान जानता था कि आगे चल के महिला और पुरुष, महिला ही नहीं केवल पुरुष भी ज्यादातर तो देखा जाता है, समझ ही रहे हैं आप लोग, कि आगे चल के जो है ना दलिद्दर पैदा होगा मानव। और दलिद्दर पैदा होगा क्यों? क्योंकि जब उसको कोई चीज खाने के लिए मिलेगा ना, खाने वाला चीज सीमित है, तो वो हसोत के खा लेगा जबरदस्ती। अब हसोत के खा लेगा मुंह में बिना हाथ धोए। आजकल के बच्चे लोग क्या कि देखा कोई अच्छा चीज है तो अच्छा चीज है तो वह हाथ धोना चाहिए था लेकिन हाथ नहीं धोया। अब हाथ नहीं धोया तो उसका हाथ में लगा हुआ कीटाणु कहाँ चल गया? मुंह में चल गया। अब मुंह में सारा कीटाणु जाकर जमा हो गया। तो भगवान सोचा कि इतना आदमी के पास फुर्सत है, चलो कुछ ऐसा काम कर देते हैं आदमी के मुंह में कि हाथ से बिना हाथ धोए खाएगा फिर भी उसका कीटाणु को मार देगा। तो जब हमारे भोजन में कीटाणु जब प्रवेश करते हैं भोजन में और वह भोजन को हम मुंह से खाते हैं तो मुंह में एक सैनिटाइजर का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम, जो उस भोजन में उपस्थित कीटाणु को मारता है। तो हम जब भोजन करते हैं तो तुम हाथ धोवो चाहे नहीं धोवो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट हमारे मुंह में लार ग्रंथि से लाला रस में एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम, जो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है। एक चीज जरा सोचिए, भगवान और ज्यादा चालाक था, जानो कहाँ पढ़ ले था वो, कि वो जान रहा था कि जैसे जैसे बचवा बड़ा होगा ना वैसे वैसे उसका दिमाग बढ़ता जाएगा, और जब दिमाग बढ़ता जाएगा तो वह हाथ धोकर खाने लगेगा। लेकिन बच्चा लोग तो कहाँ से खाएगा? तो बच्चा लोगों में ज्यादा लार निकालने लगा। क्यों? क्योंकि जान रहा था भगवान कि बच्चा लोग को कहाँ से क्या पता रहेगा। हम लोग बच्चा में कुछ भी खा जाते थे, नीचे मम्मी पापा छोड़ देते थे, अब घसटा के एकदम जा रहे हैं तो जा रहे हैं। अब मिल गया बकरी का भेलौड़ी, वह उठा कर मुंह में डाल दी, तो हमको क्या पता है कि ये क्या करना है इसको। अब वह भोजन समझ कर मार दिए उसको। अब जा रहे थे हम लोग बचपन में, छोटे छोटे अभी के बच्चे लोग को देखते हैं घर तरफ कि बच्चा लोग खेलते खेलते में किसी का चप्पल उठा के मुंह में डाल दिया, चप्पल खाने लगता है। तो उसको पता नहीं है कि इसमें कीटाणु पाया जाता है, लेकिन भगवान को तो पता था। अब वही कीटाणु जब डायरेक्ट मुंह में ले लेगा चप्पल को तो कीटाणु मुंह में चल जाएगा, और जैसे कीटाणु मुंह में जाएगा भगवान अल्टीमेट एगो एंजाइम दिया है किसके लिए? उस कीटाणु को मारने के लिए। तो आप जरा बताइए, बड़ा आदमी में ज्यादा लार निकलना चाहिए कि छोटे आदमी में ज्यादा लार निकलना चाहिए? जरा कमेंट में बताओ। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तब जानेंगे कि आप बता दिए आंसर। वेरी गुड। बड़ा आदमी में ज्यादा लार नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि बड़ा आदमी के पास दिमाग हो जाता है, वह हाथ उठ धो कर खाएगा। लेकिन बचपन में, बचपन को पता नहीं है, उसको छोड़ देंगे तो कुछ भी खा जाएगा, भेलौड़ी उलौड़ी और चप्पल जूता ये सब कुछ भी मुंह में डाले, कुछ भी ले लेगा तो पहले मम्मी खेलने जा रहा है
अब कुछ भी उसको मिल गया हाथ में, बोला मम्मी मम्मी मम्मी, अरे बकलोल कहीं का। अब वो मुंह में डाल दिया उसको, अब मुंह में उसका कीटाणु चल गया, लेकिन कीटाणु को मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। तो इसलिए बच्चों में ज्यादा लार टपकते रहता है। अभी भी किसी किसी बच्चा का लार टपकता है, रात में सोएगा तो एकदम ई वाला इधर से ढड़कल रहता है लार, और फिर सुबह उठेगा बोलेगा अरे लार निकल गया, फिर उसको पोछेगा, जबरदस्ती पोछ लेगा, तो अभी भी लार निकलता है। तो लार में कीटाणु को मारने का काम कौन करेगा? तो आप समझ जाइए, आप हाथ धोइए चाहे ना धोइए, कोई मतलब नहीं, हाथ धोइए। ये है कि अगर हाथ धोकर खाइएगा तो कम कीटाणु रहेगा, लाइसोसोम अच्छा से इसको पास पावर है, लेकिन उतना भी पावर नहीं है। अब ये कीटाणु को मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम काम करेगा। तो वही क्वेश्चन है क्या, कि बड़ा आदमी में लार ज्यादा निकलेगी कि छोटा आदमी में ज्यादा लार निकलेगा? बच्चों एक चीज और बता देते हैं कि मानव के एक दिन में बच्चा और बड़ा, जब देखा गया कि बच्चा के मुंह में एक दिन में कितना लीटर लार निकलता है, तो 1.5 लीटर लार निकलता है। 1.5 लीटर। जब सुबह से जितना लार निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, उसको तुम लोटा में डाल दो तो एक दिन में 1.5 लीटर लार निकलेगा। अब वही लार को फिर घोट जाओ तो लार निकलेगा लाइसोजाइम, और उस लार में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम का काम क्या है? कीटाणुओं को मारना। अच्छा, म्यूलिन के क्या काम है सर? अच्छा, आप लोग ये भी सोचते होंगे, जानते होंगे कि जैसे भोजन हम मुंह में लिए, जैसे भोजन हम मुंह में लिए, भोजन को इधर से लार निकला, अब जैसे भोजन मुंह में लिए इधर से लार निकला, लार में 4 गो एंजाइम, सबका काम बताएं, लेकिन म्यूलिन का काम क्या है पता है? जब तुम रोटी खाओगे या तो फिर कोई भी खाना खाओगे ना, तो भोजन को एकदम चिपचिपा बना देगा। जैसे रोटी को तोड़ो तुम, अब रोटी को तोड़ो और मुंह में डालो और इसको पहले थूरो, और थूरने के बाद वह रोटी को निकाल के देखो। बचपन इसी तरह करता है, पहले मम्मी मम्मी उसको रोटी देगी, खा लेगा, चबाएगा उसको, फिर उसको मुंह से निकालेगा, मम्मी 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 देखिए रोटी, अरे भकलोल कहीं का। अब वो रोटी को दिखा देता, मम्मी मम्मी रोटी, फिर मम्मी बोलती खाओ, बस वो फिर से मुंह में डाल देता है। अब जैसे मुंह में डाला, निकाला था, तो क्या उसका रोटी पहले के जैसा था कि गीला गीला था? गीला गीला था। तो भोजन को गीला करने का काम यही एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है बच्चों? म्यूलिन। भोजन को गीला करने का काम कौन करेगा? म्यूलिन। आशा है कि इतना आप समझ गए होंगे। ये है हम लोग का पूरा कंप्लीट, मुंह में भोजन पच गया। लेकिन एक चीज और है बच्चों, कि पैरोटिड ग्रंथि जो होती है ना, सांपों में पाया जाता है। सांप के मुंह में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। बच्चों, यह पैरोटिड ग्रंथि सांपों के दांत जो होती है ना, दांत के ऊपर पाया जाता है। सांपों के मुंह में दांत के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैरोटिड ग्रंथि। और यही पैरोटिड ग्रंथि में बचवा सांप का जहर पाया जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में क्या पाया जाता है बच्चों? सांप का जहर कौन सा ग्रंथि में पाया जाता है? पैरोटिड ग्रंथि में। बच्चों बता दें, पृथ्वी पर लगभग हमारे देश में 350 से 400 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं। 350 से 400 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से 4 ही प्रकार की ऐसे सांप हैं जो पूरे विषैले हैं। जिनमें से कुछ सांप है, जैसे कोबरा है, किंग कोबरा है, कराइता है, रसल्स वाइपर। कौन कौन बोले? कोबरा, किंग कोबरा, कराइता, रसल्स वाइपर। हाइड्रोफिश, ये सब भी सांप ही है जो बहुत ज्यादा विषैले हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी सांप पाए जाते हैं ना, उनमें से 4 ही प्रकार के ऐसे सांप हैं जो पूरा विषैले हैं। कौन कौन सा? किंग कोबरा, कोबरा, कराइता और रसल्स वाइपर। एक और होती है हाइड्रोफिश, वो भी पूरा जहरीला होता है। कोई भी सांप काटेगा आपको ना, तो 3 से 4 घंटा समय फिक्स देगा। 3 से 4 घंटा समय फिक्स देगा। और क्या बोले कि सांपों के मुंह में कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। और यही पैरोटिड ग्रंथि में सांप की जहर पाया जाता है। अब यही पैरोटिड ग्रंथि में सांप का जहर पाया जाता है, और जैसे सांप हमारे शरीर के त्वचा में अपना दांत गबाया, और दांत को गबाया, और दांत के ऊपर कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। अब दांत जैसे अंदर हमारे शरीर में घुसा, ऊपर से पैरोटिड ग्रंथि टुकुर टुकुर ताकेगा, हाँ दांत घुसा तुमरे, बोलता हाँ सर हम घुस गए। अब दांत घुसा तो पैरोटिड ग्रंथि से टप से एक बूंद लार गिर, सांप का जहर गिरेगा, सांप का लार गिरेगा। और जैसे सांप हमारे शरीर में गड्ढा करेगा, छेदेगा, और वहां जो छेदा हुआ जगह है
उस जगह में क्या घुस जाएगा? सांप का जहर। अब जैसे हमारे शरीर में सांप का जहर घुसा, वह सांप का जहर खून के साथ जाकर मिल जाता है, और जैसे खून के साथ जाकर मिला, सांप का जहर हमारे शरीर में कुछ नहीं करता है, बस एक ही काम करता है, तो फिर वह जहर जो जाएगी हमारे शरीर में, वह ब्लड के साथ जाकर मिल जाएगा, ब्लड के साथ मिलेगा। और सांप का जहर का काम है ब्लड को थक्का जमा देना, थक्का जमा देना, ब्लड का क्या करना? थक्का जमा देना। आप जरा सोचिए, सांप का जहर ब्लड को थक्का जमा दे रहा है, तो फिर इससे आदमी की मौत कैसे हो जाती है सर? हाँ बच्चों, एकदम मौत हो जाती है। जरा देखो कैसे मौत हो जाती है इसको। एकदम मौत हो जाएगी। जब सांप आपके शरीर में काटेगा ना, तो वह जहर जैसे आपके शरीर में जाएगा तो 3 से 4 घंटा समय देगा, लेकिन 3 से 4 घंटा के बाद धीरे धीरे ब्लड थक्का जमने लगेगा। बच्चों, मान लो कोई ये इंसान है, अब ये इंसान देखो, हमारे शरीर में खून जाने के लिए अलग रास्ता है और खून आने के लिए भी अलग रास्ता है। जाने के लिए रास्ता का नाम है धमनी और आने के लिए रास्ता का नाम है सीरा। अब मान लो कि इस लड़का को सांप यहाँ पे काटा, तो यहां से भी नस जाएगा और एक ठो नस आएगा। तो मान लो इस नस में खून जा रहा था, खून जा रहा है, जा रहा है, और यहाँ पे सांप काट दिया, तो सांप का जहर हमारे खून में चल गया, जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं समझ में आया? अरे बाबू देखो, यहाँ पे सांप का जहर है, और सांप का जहर जैसे हमारे खून में पहुंचा, अब खून में क्या मिल गया? सांप का जहर मिल गया। अब जैसे सांप का जहर खून में जाने लगा है, एकदम धीरे 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 जा रहा है, जा रहा है, तो अभी बोले कि सांप का जहर का काम क्या है? खून को थक्का जमा देना। हमारे शरीर में हृदय से खून 120 के स्पीड में जाती है, और उधर से खून हृदय तक 80 के स्पीड में आती है। ब्लड प्रेशर, इसी का नाम है बीपी। बी से मतलब ब्लड और पी से प्रेशर। ब्लड जाने का कितना तेज? 120, और ब्लड को आने का 180, तो यही रफ्तार को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे खून जम रहा है, अब इतना दूर तक खून आया है, पता चला कि कुछ दूर तक जाते जाते यहाँ वाला खून जम गया। अब जम गया, और ये नस में नस के अंदर ही जमा है ना, अब उधर से खून इधर से भी तो खून आएगा, और आएगा कितना का स्पीड से? 120 के स्पीड से। तब पता चला कि आगे बड़का गो ठोकर है। अब बड़का गो ठोकर किस लिए बना? क्योंकि यहाँ पे सांप काटा था ना सर, तो सांप का काम अभी हम बताए हैं कि ब्लड को क्लॉट कर देना, थक्का जमा देना। अब बच्चों जरा बताओ, यहाँ पे ब्लड थक्का जम जाएगा तो इधर से खून आएगा, तो ये साइड प्रवेश कर पाएगा? कभी नहीं प्रवेश कर पाएगा। तब इधर से प्रेशर मारेगा, एकदम हचाक सरे, एकदम ब्लड एकदम मारेगा, फाड़ेगा, एकदम हचाक सरे जाएगा। तब ये हचाक सरे जैसे खून जाएगा, लेकिन यहाँ तो ब्लड थक्का जमा हुआ है, अभी जबरदस्ती जाएगा ना, तो थक्का हुआ ब्लड थक्का जमा हुआ है, वह हमारे नस को फाड़ देगा। फाड़ेगा कि नहीं फाड़ेगा? जरा सोचिए ना, कि आपके घर में एक टुल्लू पंप लगा हुआ है, आपके घर में एक टुल्लू पंप लगा हुआ है, टुल्लू पंप से फीता लगा हुआ है। आप खुदा ना खास्ता एक फीता, जहाँ पे बीच में फीता है, वहां पे मान लो कि कोई पत्थर जाके हम फीता के अंदर घुसा दिए, तो उधर से टुल्लू पंप से जो प्रेशर मारेगा पानी वाला, वो तो पत्थर आगे जाएगा नहीं, और जब पत्थर आगे जाएगा नहीं तो क्या करेगा? फीता को नहीं फाड़ देगा? एकदम फाड़ देगा। तो यही कारण होता है कि जब यहाँ से खून आता है ना, तो यह ब्लड थक्का जम जाता है, और थक्का जमने के बाद यह फाड़ देता है। अब ब्लड फट गया तो फिर नहीं, सॉरी, जब नस फट गया तब तो फिर दिक्कत होने वाला है, तो फिर आपका मौत हो जाएगा। लेकिन होती है, लेकिन अभी के समय में ना इसका एक दवा भी निकल गया। इसका दवा का नाम है एंटीवेगनम। इसका काम क्या है कि कोई भी बोले ना कि कोई भी सांप काटेगा तो आपको 3 से 4 घंटा समय देगा। अब 3 से 4 घंटा समय देगा, तो वहां आप अच्छे से डॉक्टर लोगों के पास इलाज करवा सकते हैं जाकर। लेकिन कुछ लोग, पहले इसको तसल्ली देना जरूरी है कि जिस इंसान को सांप काटा, उसको ये मत बोलिए कि तुमको सांप नहीं काटा, उसको बोलिए कि तुमको सांप काटा है, पनिया सांपा काटा, हुरहुरवा सांपा काटा है, लोहटनिया सांपा काटा है। आप जरा सोचिए, उसको बोल दीजिएगा कि नहीं तुमको करेता सांप काटा है, तब उसका लगे, अगर देखो, अगर वो उसको बोलिए कि हाँ करेता, अगर उसको बोल दीजिएगा कि करेता सांप काटा है, तब उसका दिल की धड़कन बढ़ जाएगा,
अब लगेगा कि बाप अब हम गलियो धरती पर से, अब मर गलियो, अब हम चल गलियो बप्पा, अब हम ना रह पारबो धरती पर। अब उसको लगेगा कि हाँ अब हम मर जाएंगे, तो उसका दिल का धड़कन बढ़ जाएगा। और दिल की धड़कन का काम क्या है पता है? खून को भेजना। और जरा सोचिए ना, ये है दिल, और ये दिल हृदय। अब ये हृदय का काम है खून को भेजना, शरीर के अन्य भागों तक भेजना। अब ये एकदम धक धक धड़ 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 एकदम दिल एकदम पूरा धड़क रहा है इसका, तब खून और तेजी से भेजेगा, ये खून एकदम और तेजी से भेजेगा, जा जा जा। लेकिन खून जब और तेजी से भेजेगा तो नस को तो और तेजी से फटने का चांस है। तो इसलिए जब किसी इंसान को सांप काटता है ना, तो उसको ये मत बोलिए कि तुमको सांप नहीं काटा है। अगर उसको बोलिएगा कि तुम ना सांप नहीं काटा है तुमको, भले उसको सांप काट ले है, और तुम उसको नहीं बोलिएगा कि सांप नहीं काटा है, तब उस सोचेगा हमरा जुठू जुठू कर लो, हम मरबो या हम नहीं रहेंगे, मृत्यु लगता है मर जाएंगे हम। तो उसको बोलिए, तसल्ली देना, जो हारा हुआ इंसान को तसल्ली देना बहुत जरूरी है। अब ई फट गया नस, चल गया ऊपरी। लेकिन लेकिन आजकल के देखो क्या लोग होते हैं, और जो यही 4 गो प्रकार के सांप काटते हैं ना, तो तुम कितनों झाड़ फूक पर करवा लो, मर ही जाओगे अगर झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे तो। झाड़ फूक में ये 400-450 कैटेगरी के सांप में जो 445 कैटेगरी के सांप है, वो सब काटता है, तब झाड़ फूक करता है, तब उसका जहर निकलता है। ये जरा इसको काटो, इसको काट, ये वाला सांप को काटने के बाद अगर झाड़ फूक करे तो जरा बच जाएगा, तो देख लेंगे। तो डॉक्टर के पास जाइएगा, सर हर एक जिला, मतलब हर एक जिला में एक हॉस्पिटल होती है, सरकारी हॉस्पिटल, और हर एक हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन रखा रहता है सांप के लिए, जिस इंजेक्शन का नाम है एंटीवेनम। एंटीवेनम इंजेक्शन लगाइए जाके, सांप का जहर कहाँ चल जाएगा कोई पता नहीं। एक चीज और है, सांप का जहर अगर आप, क्या होता है अगर सांप का जहर को अगर तुम हटाना चाहोगे घर में, अगर बहुत दूर है मान लो आपका जिला अस्पताल, तो आप बोलिए क्या कि हमको सांप काट दिया है, सो एक काम कीजिए कि उस सांप का जहर को हटा दीजिए। तब क्या करेंगे जरा सोचो, यहाँ पे खून में क्या चल गया है, सांप का जहर गया है, और सांप का जहर प्रयास करेगा कि खून को थक्का जमावे थक्का जमावे थक्का जमावे। लेकिन उधर से जरा सोचो तुम्हें कि अगर मान लो कि शरबत बनाया, और शरबत में पूरा एकदम मीठा हो गया शरबत, तो तुम क्या करते हो, उसमें क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं सर। क्यों पानी मिलाते हैं? ताकि शरबत पर छुरछुर हो जाए। यही काम करो कि यहाँ पे ब्लड में थक्का जम गया, उधर से तुम डॉक्टर के पास जाओ और बोले हमको पानी चढ़ाओ, तो पानी चढ़ाएगा तो ये खून में जाएगा कि नहीं जाएगा? और जैसे खून में पानी जाएगा, जहाँ पे थक्का जमल था खून, कुछ ना कुछ तो पंचुछुर होगा, और पंचुछुर होगा तो कम से कम झटका मार के नस तो नहीं फाड़ेगा जी। तो यही करते हैं डॉक्टर लोग, पानी चढ़ाएगा, 1 बोतल नहीं, 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल, 5 बोतल, लगभग 20 से 25 बोतल पानी चढ़ता है। क्यों? क्योंकि जहां पे खून थक्का जमा रहता है ना, पानी उसमें मिलने के बाद कम से कम पंचुछुर हो जाए। तो ये थी सांप की कहानी। अगर नहीं होता है तो फिर सांप का जहर, जहां पे सांप काटा है उसको कटिंग करो, वहां से सिरिंज लो, और सिरिंज का मुंह काट दो, और वहां पे सटा दो और खींच दो पूरा जहर पे, वो भी निकल जाएगा। तो ये था पूरा लाला रस की कहानी। अब पैरोटिड ग्रंथि हो गया, सब मेडुलर ग्रंथि हो गया, ये सब पूरा डिटेल हम लोग का कंप्लीट मुंह में कंप्लीट हो गया भोजन। अब भोजन जाने के लिए तैयार है कहाँ? ग्रास नली में, ग्रास नली में जाने के लिए तैयार है। जय हिंद।